अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का हम ज़रा मुनफरिद प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जो आप हमारे काश्तकार फसलें काश्त जो भी फसल हो वो काश्त कर रहे होते हैं उसकी काश्त की टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे। ड्रिप इरीगेशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें काश्त हो रही हैं, कौन कौन सी फसलें काश्त हो रही हैं उसके ऊपर करेंगे। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो माहिरीन हैं मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर से उनसे हम ज़रा बात करें कि जब वो फील्ड में जाते हैं तो काश्तकारों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है और वो उनको किस तरह की रहनुमाई फ़राहम करते हैं। जब हम फील्ड की बात करते हैं तो काश्तकार कहता है जी हमें पता नहीं होता, हमने बीज का जो है इंतखाब कैसे करना है वहाँ बड़ी मुश्किल है, ज़मीन की तैयारी में मसाइल होते हैं, खादों के इस्तेमाल में मसाइल होते हैं और फिर जब पैदावार लेने का वक्त आता है उस वक्त भी बड़े मसाइल हैं। इन मसाइल को हल कैसे करना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह आती है, ऐसा वक्त आता है कि जब आप अगर थोड़ा सा भी आपकी तवज्जो हटे तो आपकी पैदावार मुतासिर हो सकती है, उसके ऊपर जो है वो हम ज़रा बात करेंगे आज। और प्रोग्राम के हम चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ पूरे भावलपुर डिवीज़न से भी और मुख्तलिफ इलाकों से भी जो माहिरीन हैं, अगर हम बात करें कॉटन क्वालिटी की और ग्ली इंटरनेशनल की, तो उनके जो आज लोग हैं माहिरीन हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम भाई फरमाइएगा कि जब हम बात करते हैं काश्तकार की, काश्तकार चाहे कोई भी हो, क्योंकि आज हम ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जो सब्ज़ियों की काश्त है उसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके साथ साथ जो दूसरी फसलात ड्रिप पे हो रही हैं उस पर भी काश्त बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जब आप लोग फील्ड में जा रहे होते हैं तो उस वक्त बुनियादी चीज़ें आप क्या देख रहे होते हैं। और मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि हमारा काश्तकार जितनी मेहनत कर रहा है अपने खेत में, अपनी फील्ड में, क्या वो उतना रिटर्न ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। मैं अरसा 15 साल से पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। एमएससी एग्रीकल्चर मैंने की हुई है और मैं 15 साल से इसी प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता हूँ और ज़िम्मेदारों की रहनुमाई के लिए फील्ड में भी जाते हैं और अपनी टीम भी तैयार की हुई है जो गाय बगाए डेली हर रोज़ अपने ज़िम्मेदार काश्तकार भाइयों के पास जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और टेक्नोलॉजी के मतलब भी बताते रहते हैं। सबसे पहले तो लुशार साहब ये है कि हमारे ज़िम्मेदारों को असल में कुछ जो जिद्दत आ रही है नई टेक्नोलॉजी है उसके मतलब पता नहीं है। वो हमारे रवायती काश्त कर रहे हैं, रवायती गंदम काश्त कर रहे हैं, काटन कर रहे हैं, शुगन कर रहे हैं, नई जिद्दत के ऊपर नहीं जा रहे। मतलब जो तरीकाकार अपने आबाओ अजदाद से देख रहे हैं बस वही तरीकाकार चला, जो आबाओ अजदाद से तरीका चला आ रहा है वही तरीका लेके चल रहे हैं और उसका एंड ये रिज़ल्ट ये निकलता है कि उनको अर्निंग कुछ नहीं होती। जो आजकल नया दौर नई जिद्दत आई है उसके मुताबिक अगर चलोगे तो फिर आपको इनकम आउटपुट उसकी नज़र आएगी। फ़िलहाल ज़िम्मेदार वो रवायती तरीक़ों पे चल रहा है जिसकी वजह से उसकी अर्निंग अभी नहीं है। और हम अपनी टीम को भी ये मशवरे देते हैं, फार्मर लेवल पे जाके मीटिंग भी करते हैं, उनको भी बताते हैं कि आपने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, उसको खाद कैसे देनी है, किस टाइम पे देनी है, कौन सी वैरायटीज़ लगानी है और कितना बीज डालना है, ये सारी गाय बगाए हम उनको बताते रहते हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा कमी है। अभी जो ना और साथियों को भी ज़रूरत है कि वो भी फील्ड लेवल पे जाएं और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाके ज़िम्मेदारों को अवेयरनेस दें ताकि हमारे ज़िम्मेदार जो भाई जो हैं वो अपनी फसल से जो ना मैक्सिमम अर्निंग ले सकें। अच्छा नहीं भाई, एक चीज़ और अहम है इस वक्त अगर हम वक्त की मुनासबत से करें तो गंदम की जो फसल है वो बड़े अहम मरहले में है। गंदम के हवाले से किस तरह की रहनुमाई कर रहे हैं काश्तकारों की। आपने एमएससी एग्रीकल्चर की, बहुत कम लोग हैं जो इस मुल्क में, हालांकि एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, ज़राअत के ऊपर बेस करता है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी तमाम जो तालीम है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही की हो। ये बताइएगा कि जब गंदम आपने इस वक्त काश्त हुई है, रस्ट के हवाले से किस तरह की रहनुमाई कर रहे हैं और बेहतर मैनेजमेंट के हवाले से, अच्छी पैदावार लेने के हवाले से काश्तकार को क्या करना है, किस तरह की आगाही जो है वो आप उसे फराहम कर रहे हैं। लिशा साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इस टाइम जो ना गंदम का सीज़न चल रहा है और गंदम अपने आइडियल स्टेज पे पहुंच चुकी है। ये पिछले 2 साल से हमने देखा है कि गंदम की फसल के ऊपर रस्ट का जो है ना हमला हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे ज़िम्मेदार जो है ना वो देखते रह जाते हैं और हमारी फसल ज़ाया हो जाती है। हम इस दफ़ा पिछले साल, क्योंकि पहला साल था, कुछ ज़िम्मेदारों को पता नहीं था, कंपनी वालों ने, प्राइवेट सेक्टर वालों ने जाकर ज़िम्मेदारों को बताया कि ये रस्ट का प्रॉब्लम है, इसका ये हल है, इसके लिए ये करो, लेकिन वो ज़िम्मेदार इस बात को तस्लीम नहीं करता जब तक वो अपनी आंखों से उसका रिज़ल्ट देख ना ले। पिछली दफ़ा हमने जो ट्रायल कराए उसके रिज़ल्ट मिले और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह के ज़िम्मेदार
टाइम से पहले अवेयर है कि यार कब मुझे करनी है और किस टाइम पे करनी है। और इस टाइम शारी साहब हम जो है ना पूरे फील्ड में निकले हुए हैं, हमारी सारी टीम हर एरिया में जाकर मीटिंग, फार्मर मीटिंग भी कर रही है और ज़िम्मेदार को ये भी बता रही है कि ये अब ये टाइम आ गया, क्योंकि फरवरी के पहले वीक में रस्ट का स्प्रे हर सूरत कर देना है, प्रॉब्लम हो या ना हो। और उसके साथ साथ स्प्रे के रस्ट के स्प्रे के साथ साथ पोटाश का स्प्रे भी लाजमी करना है, क्योंकि पोटाश एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी पैदावार 20 से 25 मन बढ़ा सकती है, जिसका ज़िम्मेदार को एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जबकि अभी ज़िम्मेदार को उसका शऊर नहीं है कि मेरी पैदावार पोटाश की वजह से बढ़ेगी, लेकिन जब वो फंजीसाइड रस्ट के साथ मिलाकर पोटाश का साथ स्प्रे करेगा और उसकी 20 से 25 मन पैदावार भी इंक्रीज़ होगी। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काटन क्वालिटी और गिल्ली इंटरनेशनल का प्रोडक्ट है सुपर फोर्ट, और उसका एक्सीलेंट रिज़ल्ट है अगेंस्ट रस्ट। गंदम के ऊपर आप उसको कराएं, साथ हमारा हाई कैप प्रोडक्ट है पोटाश, उसको उसके साथ मिला के स्प्रे करें। और इंशाल्लाह हमारा दावा है कि हम ज़िम्मेदार की 20 से 25 मन पैदावार भी इंक्रीज़ होगी और रस्ट की बीमारी से भी उसका छुटकारा होगा। बिल्कुल नईम भाई, आपने बहुत ये जो चीज़ें बताई हैं ये बड़ी इंतहाई अहम हैं हमारे काश्तकार के लिए। आबिद शहजाद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मरोट से ऑल द वे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आबिद भाई, ये बताइएगा कि मरोट ज़ाहिरी बात है जो भावल नगर का ही इलाका है, वो उसमें ज़्यादातर रूही चोलिस्तान का इलाका जो है वो कवर कर रहा होता है। वहाँ पर किस तरह की फसलात हैं, वहाँ पर किस तरह के हमारे काश्तकारों के मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम कपास की बात करते हैं तो गुज़श्ता जो कपास की फसल थी वो तकरीबन, अगर हम सराइकी खित्ते के तीनों डिवीज़न्स की बात करें तो बहुत बुरे हालात रहे कपास के। लेकिन हमारी जो चोलिस्तान की पट्टी थी, बहावलपुर डिवीज़न की बात करें, और इसका जो चोलिस्तान का जो मुल्हिका पट्टी है, यहाँ पर कंपैरेटिवली बेहतर रही। वहाँ पर आपके पास कपास की क्या सूरत हाल रही, इस वक्त गंदम की क्या सूरत हाल है, और वहाँ पर काश्तकार के इशूज़ क्या हैं और किस तरह एड्रेस कर रहे हैं आप लोग? अरसा 3 साल से फजल ग्रुप काटन क्वालिटी में काम करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रमोट किया गया है गिली इंटरनेशनल में जोनल मैनेजर हरुणाबाद। हमारा एरिया जो है वो मेजर प्रॉब्लम वहाँ पानी की है। किसान पानी की वजह से परेशान है। फसल उधर हमारे एरिया में 2 तरह की होती है, कपास और गंदम, इसके अलावा और फसल नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। हम हर रोज़ फील्ड में जाते हैं, फसल चेक करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, बेहतर से बेहतर परवरिश इनकम के लिए, ज़िम्मेदार की इनकम के लिए उसे बताया जाता है कि इसे क्या करना है और क्या नहीं, बीमारियों के मतलब और अद्वियात के मतलब। उसके अलावा फसल है हमारी गंदम, और गंदम भी बहुत अच्छी फसल है उधर। गंदम इस वक्त जो है बहुत अच्छी कंडीशन में, ख़ासकर चोलिस्तान बेल्ट में, उधर पानी ज़मीनी है, और जो फसल को पानी सराब किया जाता है वो ज़मीन अपना ट्यूबवेल वगैरह से होता है। बाकी जो अद्वियात की है वो रिकमेंडेशन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फसल है। अच्छा जी, यहाँ पर राना उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आप फरमाइएगा कि किस एरिए को आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर अभी जो बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ काश्तकार को आगाही की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है, तो काश्तकार, आपको लगता है कि जो मशवरे आप उन्हें देते हैं या हमारे जो ज़रूरी माहिरीन काश्तकार को के पास जाकर उनको मशवरे देते हैं, तो क्या वो उनके ऊपर उसी तरीके से अमल कर रहा होता है? अगर वो उनके ऊपर अमल करे तो आपको लगता है कि इसकी पैदावार जो है वो भी बढ़ सकती है, उसका जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम कर सकते हैं? और इसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रॉफिट रेशो को कैसे बढ़ाया जा सकता है एग्रीकल्चर में? मैं बेसिकली बिलोंग कर रहा हूँ भावलपुर से, और मेरे पास एरिया भी भावलपुर है। जैसा कि ज़िम्मेदार हमारा जब हम उसके पास जाते हैं एज अ रहनुमाई के लिए, तो देखें जैसे आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं या जिस तरह उसकी क्रॉप पे जो डिज़ीज़ आ रही होती है उसको हम रिकमेंड ज़रूर करते हैं कि इस पर ये जो है इसका यानी कि इस स्प्रे करवाएं। लेकिन वो अपनी यानी कि उसको यानी कि रहनुमाई तो हम कर आते हैं, लेकिन वो अपनी ख़ुद की मर्ज़ी ज़रूर उसमें लेके आता है। वो 10 बंदों से मशवरे करेगा, उसके बाद जाके वो अपनी ही मानेगा, ना कि हमारी मानता है। ठीक है, इस वजह से हमारा जो ज़िम्मेदार है बहुत पीछे रह गया है। लेकिन जो हम पिछले तकरीबन 5 साल से मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारा जो ज़िम्मेदार है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है, क्योंकि हमारी यानी कि रहनुमाई की वजह से वो यानी कि काफ़ी, एक तो पहली बात तो ये है कि
हमारा जो ड्रिप इरिगेशन का मामला आते हैं, अगर हमारा ज़िम्मेदार इस तरफ आ जाए तो हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। जैसा कि आपने अभी विज़िट किया था ड्रिप इरिगेशन पर, वो हमें बता रहे थे कि अगर 1 एकड़ पे ड्रिप के ज़रिए अगर उसको सैराब किया जाए तो वो 10 एकड़ों के बराबर है, हमारा जो यानी कि पानी सैराब होता है। बिल्कुल ऐसे जी। उमर भाई, जैसे आप बात कर रहे हैं कि काश्तकार अपनी मर्ज़ी भी करता है, दूसरों के ख़ास तौर पर जो करीब वाले काश्तकार हैं उनको भी ज़रा देख रहा होता है, तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी जो दोस्त बात कर रहे थे, जो काश्तकार को करना है वो किस तरह से करना है उसके ऊपर बात कर रहे थे। मोहम्मद इदरीस भिंडर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुद काश्तकारी भी करते हैं और काश्तकारों की रहनुमाई भी करते हैं। भिंडर साहब, ये बताइएगा कि अगर हम ख़ास तौर पर भावलपुर, यजमान की, इन इलाकों की बात करें तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल है गंदम की, और पिछले दफ़ा कपास का काश्तकार बड़ा परेशान और मारा हुआ था। आपके यहाँ क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है? आप क्या समझते हैं कि अच्छी मैनेजमेंट और काश्तकार की तवज्जो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इसके ऊपर? अगर वो ना करे तो कितना ज़्यादा नुकसान वो करता है? मेरा तल्लक तहसील यजमान से है। यहाँ आके हमने देखा है कि इस फार्म को बड़े मंजे हुए लोग जो हैं वो तहकीक कर रहे हैं। इसके ऊपर सुपरविजन जो है वो चौधरी नईम गुजर साहब, चौधरी बाबर इकबाल गुजर साहब और दीगर जो माहरीन हैं वो इस फार्म को देख रहे हैं। और जो गंदम है उसको आपने विज़िट किया है तो वहाँ ड्रिप सिस्टम के ज़रिए पानी उसको दिया जा रहा है। अगर हम इस फार्म की नकल ही कर लें तो इसमें हम देखा कि यहाँ मल्टी क्रॉप जो है वो काश्त की हुई है। एक वक्त में 2-2, 3-3 फसलें ली जा रही हैं। तो ये सारे का सारा फ़ायदा जो किसान को है ना, ये ज़री माहरीन की वजह से हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ज़री माहरीन की राय, उनके मशवरे से अगर फसलात काश्त करें तो ज़मींदार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें पानी की बचत भी है, बीज की बचत भी है और ख़र्चे की बचत भी है। इस वक्त गंदम की क्या सूरत हाल चल रही है? गंदम की सूरत हाल जो मुल्क में है ना, वो पानी की शदीद कमी सामने आ रही है। अगर ड्रिप सिस्टम के ज़रिए हम पूरे मुल्क को इस तरफ ले जाएं तो पानी हमारा मुल्क में वाफर हो जाएगा, जिससे हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। अच्छा जी, भिंडर साहब ने जैसे बात की है कि इसके ऊपर हमें ड्रिप के ऊपर जो है वो आना पड़ेगा और अपने वसाइल को कम वसाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वसाइल कम होते जा रहे हैं, पानी की कमी ख़ास तौर पर एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, उसके ऊपर हमने उसका हल जो है वो निकालना है। हमारे एक और दोस्त बैठे, सर अपना नाम भी बताइएगा और आप कहाँ से हैं ये भी, और किस तरह की रहनुमाई काश्तकारों की कर रहे हैं और इस वक्त क्या देख रहे हैं कि गंदम, ख़ास तौर पर हम सिर्फ गंदम की बात नहीं करते, इस वक्त जो है मकई को कैसे देख रहे हैं, कमाद की काश्त जो है उसको कैसे देख रहे हैं, और सब्ज़ियों के हवाले से भी थोड़ा सा आगाही कीजिएगा कि काश्तकार को किस किस तरह की रहनुमाई आप फराहम कर रहे हैं। शुजाबाद से बिलोंग करते हैं, वहाँ एज एसओ काम करते हैं कॉटन क्वालिटी के प्लेटफार्म से। तो हमारा एरिया ज़रा मल्टी क्रॉप एरिया है, जो कॉटन बेल्ट है उसकी वजह से जो फेलियर आए हैं वो हमारा एरिया फिट जा रहा है। उसमें मकई की काश्त भी है, उसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियात हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी आ जाती है, प्याज आ जाता है, ये भी है, और मैंगो के बागात भी हैं वहाँ। तो सबसे पहले जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सबसे जो देखा जाए ना गंदम के हवाले से, क्योंकि वैसे भी गंदम मुल्क की ज़रूरत के लिए बहुत ज़रूरी है। एवरेज के हवाले से जितनी ज़्यादा एवरेज आएगी उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इस टाइम सबसे पहले तो रस्ट पे कंट्रोल के लिए दवाई सेलेक्ट करनी चाहिए जो प्रॉपर हो। दूसरी बात है जो पोटाश के हवाले से है, अगर आप फ़ौरन दोगे पोटाश तो अब पौधा नहीं ले सकेगा। इसलिए सबसे जो है ना इसका अहम है कि इसको फोलियर की तरफ ले जाया जाए, और हाई कैप हमारा प्रोडक्ट है, उसे स्प्रे किया जाए, पौधा फौरी लेगा, उससे एवरेज में खातिर खा इजाफा होगा। अच्छा जी, ये बड़ी अहम बात है कि किस फसल के ऊपर जब आपने कोई भी वीडिसाइड करना है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है या कोई और चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो उसका वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है कि वक्त के ऊपर आपने करना है, वक्त से पहले और वक्त के बाद में भी अगर कुछ करना है तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ये आपको ज़राई माहिरीन जो हैं वो बेहतर बता सकते हैं। उसके लिए यह है कि आप कुछ भी करने से पहले हमारे काश्तकार जो हैं वो अगर मशवरा कर लें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। विरिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल द वे रहीम यार खान से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और आज का ये हम बैठक लगा रहे हैं दानियाल फ्रूट फार्म पे। दानियाल हमारे छोटे भाई हैं, और यहाँ पर जो हमने वो पहला एक किया था कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी गावा का
तजर्बा यहाँ पर हुआ, मुख्तलिफ और नए नए तजर्बात हुए। तो हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों के दोस्तों के साथ। विरक साहब थोड़ा सा बताइएगा अपने हवाले से। और रहीम यार ख़ान में हमने एक चीज़ देखी है कि जिसे कपास का मरकज़ कहा जाता था कभी, और आजकल रहीम यार ख़ान गन्ने का मरकज़ बन चुका है क्योंकि शुगर मिल्स ही वहाँ पर इतनी हो गई हैं। तो क्या तनासुब बनता हुआ दिखाई दे रहा है कपास का काश्तकार गन्ने के ऊपर जा रहा है तो गन्ने से वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, और दूसरा वहाँ पर किस तरह की डिजीज़ हैं, बीमारियाँ हैं मुख्तलिफ़ फसलों के ऊपर, उनको कंट्रोल के लिए आप काश्तकारों की किस तरह से रहनुमाई कर रहे हैं, और वहाँ के थोड़े से रहीम यार ख़ान के जो एग्रीकल्चर की सूरत हाल है वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताइएगा। 15 साल से कॉटन क्वालिटी फजल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरा ज़िला रहीम यार ख़ान है। लशारी साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में लशारी साहब हमारे ज़िला रहीम यार ख़ान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें नज़र आ रहा है, 15-16 साल मेरा एक्सपीरियंस है कि जो हमारा ज़मींदार है वो बहुत मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त हमारे यहाँ तकरीबन 50% शुगर कैन की काश्त है, 50% कपास की काश्त है, बाकी गंदम जो है वो भी तकरीबन तीसरी अहम फसल है। लेकिन हमारा ज़मींदार जो है वो हम तो बार बार पहला हमारा ज़मींदार जो नुकसान करता है वो ये है कि वो सुन लेता है कि कपास के हवाले से बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारा रहीम यार ख़ान ज़िला जो है वो 1 नंबर पे था, लेकिन हमारा ज़मींदार सुन लेता है कि ये वैरायटी है SS 32 है, फ़लाँ वैरायटी है, कोई साहिवाल की वैरायटी आ गई, बिहाड़ी की वैरायटी आ गई, वो अपने एरिए में काश्त कर लेता है। वो ये नहीं सोचता कि ये जो वैरायटी है, सबसे पहले जो नुकसान हम करते हैं सबसे बड़ा कि जो हमारी ज़मीन है, आया कि उसको हमारे पानी के इतने वसाइल हैं कि हम वो वैरायटी काश्त करें, या वो वैरायटी जो बीज है मेन बुनियाद चीज़ है वो हमारी ज़मीन के लिए ठीक है या गलत है। हम सुनी सुनाई बातों पे चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारा ज़मींदार है जो वो बार बार नुकसान कर रहा है। उसको पता ही नहीं है कि मेरी ज़मीन मैरा है, पक्की है, रेतली है, मुझे इसके हिसाब से वैरायटी काश्त करनी चाहिए, या वो बुनियाद ही गलत रख लेता है। तो ऊपर तो फिर ऐसे ही है जैसे किसी मकान की अगर हम नींव गलत रख लें, ऊपर जितने भी पैसे लगा दें तो वो मकान जो है वो गिर जाएगा। हमारा ज़मींदार जो सबसे पहला नुकसान कर रहा है वो है मेन कपास की वैरायटी अपनी ज़मीन के मुताबिक और पानी के वसाइल के मुताबिक काश्त करना। बिल्कुल जी, जो बातें आपने की हैं वो भी बड़ी अहम हैं। और चौधरी फैसल अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, और ये भी इनका ताल्लुक़ भी रहीम यार ख़ान से है। ज़िम्मेदारा भी करते हैं और काश्तकारों की रहनुमाई भी करते हैं बतौर ज़रूरी माहिर। फैसल भाई ये बताइएगा कि इस वक्त ख़ास तौर पर अगर हम कमात के हवाले से बात करें, विरक साहब ने भी बात की कि बुनियादी चीज़ उन्होंने जो की वो बड़ी अहम थी कि हमारे काश्तकार को अंदाज़ा ही नहीं होता कि सीड की जो इंतखाब है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप थोड़ा सा बताइएगा कि काश्तकारों के पास जब आप जाते हैं कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें उन्हें बताते हैं मैनेजमेंट के हवाले से, और फिर फसल की बेहतर पैदावार लेने के हवाले से क्या कहेंगे? मैं रहीम यार ख़ान से बिलोंग करता हूँ। गिली इंटरनेशनल में रीजनल मैनेजर पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे एरिया में असल मसला ये है कि हमारा ना पहले एरिया था कपास का, अभी हमारा एरिया जो है ना ये 50-50 हो गया है। 50% हमारे एरिया में शुगर केन हो गया है और 50% ही कपास है। मैं आपको शुगर केन का बताता हूँ कि शुगर केन में हमारे ये जो सीड की बात की है ना आप, ये बिल्कुल ठीक की है कि सीड शुगर केन का भी इसी तरह हमारा मसला चल रहा है, लेकिन फिर भी इस साल हमारे शुगर केन के रेट की वजह से और कपास को हमने साथ मिलने नहीं दिया। 1 एकड़ में जितना हमने शुगर केन का निकाला है उससे ज़्यादा कपास पहले निकलती थी, लेकिन इस वक्त हमने शुगर केन जो है ना वो 1 एकड़ से ज़्यादा यानी कि फसल निकाल ली है, और 1200 मन अगर आ जाए 1 एकड़ में तो हमारे पैसे यानी कि कपास से ज़्यादा बन गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हमने कपास ही लगानी है, फिर वो लगाते तो हैं लेकिन ना सीड का जेन्युइन इस्तेमाल कर रहे हैं और ना वो उस पर यानी कि फुल तवज्जो दे रहे हैं। इसी तरह हम तो ज़्यादातर फार्मर को यही कह रहे हैं कि शुगर केन की तरफ आएँ और आपको ज़्यादा इसमें हम आमदन लेके देंगे। आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए, काश्तकार अगर भरपूर तवज्जो नहीं करेगा तो कितना नुकसान करेगा? जी लशारी साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। काश्तकार तवज्जो करेगा तो उसको कोई शय हासिल होगी ना, इस तरह तो नहीं ना। इस तरह होना शुगर केन की तरफ अगर लगा ले, वो प्रॉपर दवाई इस्तेमाल ना करे, ये अपनी ज़री स्प्रे ना करे या फोलियर इस्तेमाल ना करे, तो फिर फसल तो पूरी नहीं होगी ना। बिल्कुल जी, आपने जो बात की, तमाम लोग जो है वो अपनी
आगाही भी दे रहे थे काश्तकारों को और अपने अपने इलाके के मसाइल भी बयान कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा आपको दिखाएंगे कि ड्रिप इरीगेशन के ऊपर जो सब्जियों की काश्त हो रही है वो कितनी प्रॉफिटेबल है, कितना खर्च होता है और कितनी आमदनी आप उससे हासिल कर सकते हैं, और नौजवान जब इस फील्ड में आ रहे हैं तो वो उसको कैसे लेकर आगे चल रहे हैं। यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, फील्ड में आपसे मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी हम कुछ मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे थे। अभी हम पहुँचे हैं दानियाल फ्रूट फार्म के ऊपर और यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक तो इंटरक्रॉपिंग और दूसरा ड्रिप इरिगेशन के ऊपर सब्ज़ी की काश्त। मेरे पीछे आपको बंद गोभी जो है वो दिखाई दे रही है। मैंने पहली बार ये देखा है कि जो बंद गोभी है उसके एक एक पौधे से कुछ 4-4, 5-5, 6-6 फूल जो हैं वो उस पर लग रहे हैं। ये बड़ा एक मुनफरिद है। ड्रिप के ऊपर आप जब सब्जियों की काश्त करते हैं तो पैदावार में कितना इजाफा होता है, अखराजात में कितनी कमी होती है, और ख़ास तौर पर जब हमारे नौजवान दोस्त इस नए तजर्बात और नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ एग्रीकल्चर में आ रहे हैं तो वो क्या सोच कर आ रहे हैं। दानियाल वड़ाज साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दानियाल भाई बताइएगा, आपने अपनी पढ़ाई मेरे ख्याल में मुकम्मल कर ली है, इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, और ये पहली बार हमने देखा है कि ड्रिप इरिगेशन के ऊपर आप सब्जियों की काश्त कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपके फार्म पे ये भी दिखाया था कि जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी गुआवा है अमरूद, उसका एक बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ। फिर अभी हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग के हवाले से भी। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब कैसे ख्याल आया कि सब्जियां भी इसके ऊपर काश्त होनी चाहिए? जब 2018 के अंदर पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो रिसर्च वाटर रिसोर्सेज PCRWR इदारे का नाम है, इसने मई 2018 में एक रिपोर्ट शाये की है जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे बताया है कि पाकिस्तान 2025 तक जो है वो वाटर स्कार्स कंट्री में जो है वो यहाँ पे पानी की शदीद कमी का जो है हमें सामना करना पड़ेगा, वाटर स्कार्स कंट्री बन जाएगा। तो साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो IMF ने उन्हीं दिनों में उसी साल के अंदर ही अपना बयान दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सबसे तीसरे नंबर पे टॉप पे अफेक्ट होने वाला कंट्री है जो पानी की किल्लत को आने वाले टाइम पे देखेगा। फिर लेकिन यहाँ पे जो है अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आए हैं, बहुत ऐसे गवर्नमेंट के लेवल पे भी, जैसे अभी आपने वो हमारा पॉन्ड वाला देखा है और ये ड्रिप इरिगेशन वाला, ये इस तरह के ऐसे जो जिद्दत की तरफ जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़रूरी हो गए हैं आने वाले टाइम पे। ये बहुत ज़रूरी भी हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी हैं, क्योंकि एक तो इससे आपकी कॉस्ट कम है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो जाती है, दूसरा आप रिसोर्सेज बचाते हैं, तीसरा आप प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा लेते हैं, जो सबसे अहम बात है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और इस तरह के मंसूबों की वजह से इस वक्त माशाल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम कह सकते हैं कि हम दुनिया का पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 5वें नंबर पे है जो पानी के मसले के साथ लड़ रहा है, और ये बड़ी एक खुशी की बात है। बाकी देखें, हमारा जो अभी भी जो ट्रेडिशनल स्टाइल है ये फार्मिंग का, उसके अंदर हम वीट, कॉटन, शुगर केन और राइस, इस तरह की फसलें जो हैं ये काश्त करते हैं। और हमारा जो क्लीन वाटर है ना, तकरीबन 95% हमारा क्लीन वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। और उसके अंदर से चूँकि हम अभी भी वही जो फ्लडिंग वाला तरीका है और जो रिवायती तरीका है वो अपनाया हुआ है लोगों ने, बहुत सारी जगहों पे वही इस्तेमाल होता है। ये तो ड्रिप के इस तरह के तजर्बे हैं। पाकिस्तान में अभी भी जो है वो वही रिवायती ट्रेडिशनल तरीके फार्मिंग के अपनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, मेज़, इस तरह की फसलें काश्त की जाती हैं। लेकिन ये सारी की सारी फ्लड इरिगेशन के ऊपर जो है वो काश्त हो रही हैं। हमारा इरिगेशन का जो सिस्टम है, आप इसको कह लें कि ये बहुत वीक है, यहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं, और इसी गैप्स की वजह से हमारा जो 95% वाटर यूज़ हो रहा है क्लीन वाटर फार्मिंग में, इसमें से 60% वाटर लॉस हो रहा है सिर्फ इसी फ्लडिंग की वजह से। तो ये जो पानी का अगर हम इस लॉस को कवर करें और यहाँ पे हम ज़्यादा बेहतरी लेके आएँ, जिद्दत लेके आएँ, ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगे और दूसरी तरफ हमारा पानी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। बाबर इकबाल साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर भाई, पहले भी हमने मुख्तलिफ एग्रीकल्चर की उसके ऊपर बात की। इंटरक्रॉपिंग की जब हम बात करते हैं, गौवा के अंदर, अमरूद के अंदर मटर भी लगा हुआ हमने देखा, मिर्च भी लगी हुई देखी, और ख़ास तौर पर बड़ा अहम है कि जब आप ड्रिप इरिगेशन के ऊपर सब्जियों की काश्त कर रहे हैं, हमारे ख़ित्ते में ख़ास तौर पर अगर हम भावलपुर डिवीज़न की बात करें तो कितना पोटेंशियल, क्योंकि आप पूरे इलाके फिरते रहते हैं, आप काश्तकारों से भी मिलते हैं,
कितना पोटेंशियल मौजूद है इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए, और काश्तकार क्या इस तरफ आ रहा है? अगर वो आता है तो ड्रिप के लिए कितना साजगार माहौल है और काश्तकार को कितना बेनिफिट उसमें हो रहा है? लशारी साहब, ये जो ड्रिप वाला है ना, हम इंटरक्रॉपिंग में आ रहे हैं, ड्रिप पे आ रहे हैं, जो वेजिटेबल जो सब्जियां हम ड्रिप पे लगा रहे हैं, इसका एक तो देखो बचत है पानी की, जो हमारी कमी है ही है आ रही उसमें हो रही है। दूसरी चीज़ इसमें वीड्स की बहुत कम उगती हैं, हमें वीडिसाइड इस्तेमाल, क्योंकि जब पानी फ्लड लगता है वो पूरे एरिया में वीड्स उगाती हैं। जैसे उसकी जड़ में पानी डालना है, उसमें उस इर्द गिर्द वो वीड्स नहीं होती। तीसरा होता है जो हमारी वेजिटेबल है ना, इसको जब इसके तने को पानी लगता है ना तो इसको फंगस आता है बड़ी तेज। जब ये हम पानी इसका कतरा कतरा गिरेगा उसमें फंगस का ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा। तीसरा जो हमारा स्कोप, हमारे जनूबी पंजाब में इसका बहुत स्कोप है, गर्म एरिया है जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ड्रिप के साथ हमारा पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है। फिर इसमें फर्टिलाइज़र का बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। जहाँ हमने एक बोरी डालनी है वहाँ हमें 3-4 किलो डाल के वो उतनी पूरी कर लेनी होती है। इसके सामने अपनी इंटरक्रॉप हमने लगाई है, अभी इसमें एक गुआवा में लगाया हमने, मटर लगाया, ये बंद गोभी लगाई है। आपने देखो कितने 3-3, 4-4 फूल लगा रही हैं, पानी तो यही जा रहे हैं इससे, इसी से हम इसको खाद देते हैं। इसलिए हमारी जनूबी पंजाब में इसका बहुत स्कोप है। इस थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको और सब्सिडी ज़्यादा थोड़ा सा कर देना, थोड़ी महंगी पड़ रही है फार्मर को, इसलिए फार्मर इसकी तरफ आ नहीं रहा है। आज इसका थोड़ा और सस्ता कर देना जी, मैं पहले 60-40 या 80-20 पे ले जाएँ, तो इसका बहुत स्कोप है। इधर फार्मर बहुत आएगा, हमारे इधर पानी है भी शशमाई ज़्यादा एरिया, उसमें हमें हमारे पाउंड्स की है स्कीम वो बना के, तो हमारे तो यहाँ एरिया बड़ा काश्त हो सकता है। अच्छा सर, ये तो हो गया, साथ में ख़ास तौर पर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पानी की, तो आपने जैसे कहा कि पानी की वैसे भी कमी है, काश्तकार का इंटरेस्ट कोई इस तरफ आप देख रहे हैं या काश्तकार अभी तक उन रिवायती तरीकों पर चल रहा है? काश्तकार का इंटरेस्ट है, देखो काश्तकार भी अवेयरनेस आ रही है काश्तकार में। मैं कह रहा हूँ इसमें थोड़ी सी महंगा पड़ रहा है, काश्तकार की भी हालत नहीं हुई इतने पैसे इन्वेस्ट यकदम कर सके। काश्तकार इंटरेस्ट है, वो देख रहा है, अभी देखो नए नए लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, पौंड की तरफ लोग आ रहे हैं। काश्तकार तो इसमें इंटरेस्टेड है, उसका देखो पानी में बचत होती है, इसकी फर्टिलाइजर में बड़ी बचत हो रही है, इसलिए वो तो इंटरेस्टेड है। सिर्फ गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा कर दे तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो, बहुत लोग बेहतर इधर आ जाएंगे, बेहतर हो जाएगा। दानियाल, सिर्फ ये बता दें कि जो नौजवान तबका इसमें आ रहा है इस फील्ड में, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो काश्तकार हैं उनके बच्चों को, पढ़े लिखे ख़ास तौर पर बच्चों को इस तरफ आना चाहिए और अपने बुज़ुर्गों के जो रिवायती तरीके हैं उसमें थोड़ी सी जिद्दत ला के अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहिए? ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो इकॉनमी है पाकिस्तान की, मैंने ख़ुद जो डिग्री की है वो इकोनॉमिक्स में की है, तो मैं मतलब ज़राअत को और हमारी इकॉनमी को, इसका जो लिंक है आपस में, ये बड़ा अच्छे से समझता हूँ। हमारी जो इकॉनमी है ये मतलब आप कह लें कि 70 to 75% एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर की वजह से ही चलती हैं। जैसे कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी एक एग्जांपल ले लें, फिर ये शुगर केन, ये जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर मिलों वाली, और इस तरीके से। तो बाकी जो रही बात आने की, इसमें जिद्दत लाने की, तो जिद्दत तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गैप्स हैं ऐसे जो हम जैसी यंग जनरेशन ही आगे आके फिल कर सकती है। क्योंकि ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी, दुनिया का मतलब कंपटीशन, ये हर चीज़, इसको नौजवान नस्ल ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी करेगी, और मैं दावे से आपको कह सकता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ में कम्पीट भी करेंगे। बाकी देखें, कोई भी काम जो है ना, वो छोटा या बड़ा नहीं है, वो आपका जज्बा है, आपकी लगन है, आपका जुनून है, जो उस काम को छोटा कर देगा या जो उस काम को बहुत बड़ा कर देगा। बहुत शुक्रिया आपका बाबर इकबाल साहब, दानियाल वड़ाइच आपका। यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम ज़रा फोकस करेंगे आज गंदम की फसल को, गंदम की बीमारी, गंदम की पैदावार, गंदम की चीज़ों के हवाले से, गंदम के पानी और ओवरऑल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के हवाले से। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, और ख़ास तौर पर जब तक वो अपनी पोस्ट पे रहे, जब तक वो अपनी जॉब में रहे, तो काश्तकार के लिए और नई से नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो काश्तकार तक पहुंचाने के लिए बड़े सरगर्म रहे।
मियां मंजूर अहमद साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, बहावलपुर भी रहे, मुल्तान भी रहे और पूरे सराइकी खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में, और जो बतौर डायरेक्टर जो हैं वो फिर रिटायर हुए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कि आप कह रहे होंगे कि मैं नौकरी में था तो उस वक्त भी जान नहीं छोड़ते थे, अब रिटायरमेंट के बाद भी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि रिटायरमेंट जो है वो कब्र में होती है, उससे पहले रिटायरमेंट नहीं होती अगर कोई काम करने वाला बंदा है। फिर इस वक्त जो गंदम की सूरत हाल है, आप बेशक आपने रिटायरमेंट ली है लेकिन आप ख़ुद भी काश्तकारी से वाबस्ता हैं, क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है सर? पहली बात यह है कि आपने कहा रिटायरमेंट, वो यकीनन एक गवर्नमेंट जॉब से है, लेकिन एक जो आदत बन चुकी है काम करने की वो बरकरार रहती है। हम जहाँ भी जाते हैं, अगर काश्तकारी हमें कहीं भी कोई मसला नज़र आता है तो ज़रूर उसकी रहनुमाई करते हैं। मैं बेसिकली ख़ुद भी काश्तकार हूँ, आज से नहीं हूँ, शुरू से हूँ। वालिद साहब भी मेरे काश्तकार थे। पिछले साल ये रस्ट का कुछ मसला बना था, बाद जगह पे कुछ ज़्यादा भी, उसमें भी बड़ी कैंपेन चली थी, रिसर्च वालों ने भी चलाई थी, महकमा ज़राअत ने भी, तो उससे काफ़ी सारी पैदावार जो है ना वो हमारी बेहतर आ गई थी। इस साल मैं देख रहा हूँ यहाँ इस फार्म में मुझे एक नई बात नज़र आई है कि इन्होंने ड्रिप इरीगेशन पे गंदम काश्त की हुई है, और बज़ाहिर वो फसल बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अगर इसकी जब पैदावार आएगी, उसके बाद इस पर मज़ीद तजर्बात होंगे, तो उसके बाद ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या ड्रिप इरीगेशन पे हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस वक्त कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी फसल खड़ी है। बाकी जहाँ तक गंदम की सूरत हाल है, जो हमारी मौसमी काश्त है इस वक्त वो गोब की हालत में है, तो उसको इस वक्त पानी की ज़रूरत है, खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लेट काश्त है, पिछेत है, तो दूसरे पानी के साथ उसको नाइट्रोजनी खाद डाली जा सकती है। अभी तक रस्ट का मसला तो कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन इसमें वो कहते हैं कि एहतियाती स्प्रे, वो शायद फरवरी के मिड में हमें करने पड़े एहतियाती स्प्रे, और 2 स्प्रे करने से इसका एक स्प्रे जो है वो 3 हफ्ते तक फसल को बचा सकता है। तो 2 स्प्रे से शायद हम कामयाब हो जाएंगे, आखिर तक वो फसल पे बीमारी आए ही ना। अब रहेगी बात कि गंदम के अगले पानी कौन से हैं। ये गोब वाला पानी जो अभी जो इस वक्त फसल है गोब में, वो पानी दे दें। जो पिछेत वाले हैं वो पानी के साथ नाइट्रोजनी खाद डाल सकते हैं। इसके बाद जब दूधी हालत में गंदम आएगी तो उस वक्त जब सिट्टा दूधी हालत में दाना हो उसका, तो उस वक्त पानी देना चाहिए। अगर कोई ज़मीन रेतली है या मौसम में शिद्दत आ जाती है तो दरमियान में भी एक पानी लगाया जा सकता है। लेकिन ख्याल रहे कि कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बहुत ज़्यादा पानी लगाना नुकसान का सबब बनता है, फ़ायदे का नहीं। उससे एक तो नुकसान ये होता है कि वो खाद जो है वो जड़ों से नीचे चली जाती है, पौधे को सांस लेने में दुश्वारी आती है। लिहाजा एक पानी मुनासिब हो इस तरह का कि जैसे एक ज़मीन ऊपर से जो ना 2-3 इंच गीली हो जाए, इससे ज़्यादा पानी खड़ा रखना वो मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, एक तो ये चीज़ें आपने बता दी। एक चीज़ ये बताइएगा कि इस वक्त गंदम की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी मैनेजमेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे गंदम की पैदावार को बेहतर किया जा सकता है, और कहाँ पर कोई ऐसा मरहला आता है कि जब काश्तकार थोड़ी सी अपनी तवज्जो हटा दे तो फिर वो जो है नुकसान का अंदेशा होता है। एक बात मैंने पहले अर्ज़ कर दी है कि गोब के वक्त पानी, जब गंदम गोब में आती है उस वक्त पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर वो दाने की दूधी हालत पे, ये 2 पानी जो है ना किसी सूरत में भी इनमें कमी ना आने दें। अगर दूधी हालत में पानी नहीं लगाएंगे तो दाना कमज़ोर हो जाएगा। अगर गोब पे नहीं लगाएंगे तो सिट्टे का साइज़ छोटा हो जाएगा। ये 2 क्रिटिकल स्टेज हैं। बाकी जिन लोगों की पिछेत काश्त है उन्होंने दूसरी किस्त खाद की नहीं डाली, तो यूरिया खाद अगर डालना चाहते हैं तो वो तरवतर हालत में डालें, क्योंकि अगर वो पहले डाल देंगे तो बहुत सारी जो है ना वो खाद ज़ाय हो जाती है। लिहाजा तरवतर हालत में जितनी भी हम खाद डालेंगे उसमें ज़िया कम से कम होगा। और इस वक्त माशाल्लाह फसल अच्छी हालत में है, कोई ऐसा मसला नहीं है और अच्छी पैदावार की हम उम्मीद रखते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और, काश्तकार हमेशा एक गिला करता है कि मुझे पता नहीं होता, मुझे कोई बताता नहीं, हमें कोई बताता नहीं, क्या करें। हालांकि लाखों करोड़ों रुपए की फसल उसकी अपनी आनी होती है। काश्तकार हमारे भाई हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है कि उनको नई से नई टेक्नोलॉजी का पता चले, चीज़ों का पता चले, लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि उनके अंदर ख़ुद की एक तड़प जो है वो होनी चाहिए कि मैंने अपने इस एकड़ से 10 मन फ़ी एकड़ पैदावार मज़ीद कैसे इजाफ़ा करनी है, मैं कहाँ कहाँ से जाके सीख के आऊँ, मैंने कौन कौन से जो दुनिया के अंदर तरीके हो रहे हैं। अब तो इंटरनेट हर बंदे के फ़ोन में है, और कौन सा ऐसा काश्तकार है जिसके कम से कम बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और नेट की सहूलत नहीं है। तो दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मीडिया से भी लोग जो है वाबस्ता हैं और मीडिया के थ्रू भी चीज़ें, मतलब हम लोग भी मुसलसल काम कर रहे हैं। तो जब तक आपकी अपनी विल नहीं होगी कि ये ज़राअत को रिवायत से हट के कारोबार की तरफ लाना है, उस वक्त तक तो मुश्किल होगा। हमारे यहाँ 80 मन वाला काश्तकार मौजूद है,
20 मन वाला मौजूद है। सब एक जैसे नहीं होते, इनोवेटर चंद एक लोग होते हैं। हम जिस फार्म में बैठे हुए हैं इसमें आपने देखा एक अमरूद लगा हुआ है 4 फुट के फासले पे और बेहतरीन मैनेजमेंट है। लिहाजा गंदों में भी यही है, लेकिन इसमें 3-4 वामिल हैं। हमारे पास मीडिया है, नेट है, महकमा ज़राअत तौसीम मौजूद है, इसके अलावा बाकी ज़राअत के महकमे हैं, रिसर्च है, ये सारे लोग लगे हुए हैं। अब उसमें तब्दीली क्या, आज से 10 साल पहले हमारी औसत पैदावार 20-25 मन थी, अब हम 35-36 मन पे खड़े हैं। यानी 10 साल में ये बहुत तरक्की है। और लेकिन ये काफ़ी नहीं है, एक ज़रूर तरक्की हमने की है, लेकिन हमने इससे भी आगे ले जाना है। तो इसमें बहुत सारे काश्तकार जो जिद्दत पसंद हैं, हर काश्तकार इनोवेटिव नहीं होता, हर काश्तकार के पास इतने पैसे नहीं होते, ना मशीनरी होती है। जिन लोगों के पास ये वसाइल मौजूद हैं वो यकीनन आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यकीनन आगे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मियां साहब ने जो बात की है कि हमने पिछले कोई 10-15-20 सालों में जो है हम आगे आए हैं, हमने तरक्की की है, लेकिन इसको मज़ीद आगे लेकर आना ज़रूरी है। तो सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जिस तेज़ी के साथ अब हमारे इनपुट्स बढ़ रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ ख़ास तौर पर खादों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, चीज़ें ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने का फ़न जो है वो कितना अहम है कि काश्तकार को वो आना चाहिए कि पैसा बचाना कहाँ से है और बचे हुए पैसे से पैदावार कैसी बढ़ानी है। एक बात यह है कि हम इनपुट्स कम करें, इनपुट्स कम नहीं हो सकते, हमें पैदावार बढ़ानी है। हम अपना टारगेट पैदावार पे फिक्स करें कि हम अगर 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हमें 20,000 रुपया रिटर्न मिलना चाहिए। और यही लोग कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि 50-60 मन औसत उनकी आ रही है, चंद एक 80 मन तक भी चले गए हैं, तो वो यही है कि खाद उनकी, बाकी चीज़ें, बीज, ये चीज़ें ठीक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात और आती है गंदों में प्लांट पॉपुलेशन होती है, वो तो बात गुजर गई है। अगर शुरू में हमारे पौधों की तादाद पूरी हो तो बहुत सारी चीज़ें अगर कमज़ोर भी हों बीच में तो पैदावार अच्छी हम ले सकते हैं। अगर शुरू में पौधे ही कम हों, कोई भी फसल ले लें, उसमें अगर पौधों की तादाद फी एकड़ हमारी पूरी है तो वो बेहतर पैदावार हम ले सकते हैं। बेहतर पैदावार ले सकते हैं, यानी अच्छा बीज बुनियाद है, यानी बीज पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। काश्त से पहले उसको काश्तकार खुद चेक कर ले, गंदम का बीज है उसके दाने गिन के उसका उगाव चेक कर सकता है, कपास का बीज है उसका उगाव चेक कर सकता है, उगाव के हिसाब से वो काश्त करे, ताकि पौधों की तादाद अगर पूरी होगी तो उससे पैदावार हमें अच्छी मिलेगी। मियां साहब जैसे बात कर रहे थे कि जी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चीज़ों को समझना, ख़ास तौर पर सीड की जो सिलेक्शन है, बीज जब हमारा काश्तकार भाई ले रहा हो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आप उसको खुद चेक करे, उसकी क्वालिटी क्या है और उसको फिर किस तरह काश्त करना है उसकी भी। और इससे पहले हम बात कर रहे थे सब्ज़ियाँ जो हैं ड्रिप इरीगेशन के ऊपर। जब एक काश्तकार सब्ज़ियाँ काश्त करता है, मतलब ये अमरूद के अंदर सब्ज़ी काश्त है और वो भी ड्रिप इरीगेशन पे है, जब एक काश्तकार अपने 1 एकड़ से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक एक सीज़न का कमा रहा है तो उस यूनियन कौंसिल के अंदर कोई दूसरा काश्तकार क्यों नहीं कमा सकता? हमें ये हैरानी होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपको उस काश्तकार का विज़िट करना चाहिए, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। आप पाकिस्तान के जिस भी कोने में रहते हैं, अगर आपके साथ कोई बंदा अच्छी प्रैक्टिसेस करके अच्छी पैदावार ले रहा है तो फिर यकीनन हमें उस तरफ आना होगा। अब ज़ाहिर बात है इंटरनेट की दुनिया है, लोग तो अब मैंने कई फार्मर्स ऐसे भी देखे हैं जो नेट से उस पे चीज़ें देख के काश्त की टेक्नोलॉजी और उसके ऊपर देख के तो वो काश्त कर रहे होते हैं, अच्छा प्रॉफिट ले रहे होते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।